Bismillah. Inshallah, in this video, we will continue with enzymes, hormones, vitamins, and nucleic acid. So, first, we will start with enzymes. So, what are enzymes? So, enzymes are the proteins. Usually, they are the globular proteins. And these enzymes plays very important role in various chemical reaction occurs in living organism, means in our body. For example, digestion of food, absorption of appropriate molecule, and ultimately production of the energy is occurred by a particular enzyme. Actually, this process involves sequence of reaction in which some biomolecules convert into other simple molecules, and it is proceed with the help of enzyme. They referred as biocatalyst. Why they are called biocatalyst? इनको बायोकैटलिस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रिएक्शन का रेट और उसकी स्पीड को जो है ये बढ़ा देते हैं. आगे इसके मैकेनिज्म में मैं आपको बताऊंगा कि ये इसका रेट यानी स्पीड को कैसे बढ़ाते हैं. जैसे यहाँ पर एक सिंपल एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए माल्टोज. हमने माल्टोज का स्ट्रक्चर देखा था, ये नीचे उसका स्ट्रक्चर है. यहाँ के हमने HOH जो हम अप डाउन बताते हैं यहाँ पर नहीं बताया है. जिसने स्ट्रक्चर वाला डाइसेकेराइड का वीडियो देखा है उसको पता है, ये एक जनरल स्ट्रक्चर है माल्टोज का. तो यहाँ पर एक माल्टेज एंजाइम यूज होता है. तो ये नेम माल्टेज जो है मतलब जो मॉलिक्यूल का हम ब्रेकिंग कर रहे हैं, जैसे माल्टोज का कर रहे हैं तो माल्ट और उसको ASE लगाया, तो जो भी एंजाइम यहाँ पर आएगा, ये माल्टोज नहीं है, जो भी एंजाइम यहाँ पर आएगा जो माल्टोज का ब्रेकिंग करेगा हम उसको बोलते हैं माल्टेज. जैसे जो सुक्रोज को करेगा उसको क्या बोलेंगे? सुक्रेज. जो लैक्टोज का करेगा वो लैक्टेज. तो यहाँ माल्टेज क्या करता है? ये एंजाइम है, ये माल्टोज को ब्रेक करता है यहाँ से और उसको बनाता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि अपने को पता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मोनोमर्स का डाइसेकेराइड होता है माल्टेज. और प्लस यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो हमारे बॉडी को मिलती है वर्किंग के लिए, जो हम वर्क करते हैं. ठीक है, तो ये ऐसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जहाँ पर जो एंजाइम्स, जैसे यहाँ पर इसने जस्ट ब्रेकिंग किया है, हाइड्रोलिसिस किया है, एक को OH दिया, जैसे यहाँ पर इसको ये OH देता है और इसके O को क्या देता है? वो H देता है. तो यहाँ पर ये एडिशन जो वाटर हुआ विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम. ओके, रिएक्शन हम देख चुके हैं कार्बोहाइड्रेट्स में. वैसे जो एंजाइम्स किसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो उनको ऑक्सीडेज बोला जाता है. जो रिडक्शन करते हैं उनको रिडक्टेज बोलते हैं. जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ करते हैं उनको बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स. तो ऐसे बहुत सारे टाइप के एंजाइम्स होते हैं जिसका जो रिएक्शन किया जा रहा है उसके आगे उसको ASE लगा दिया जाता है. तो ये जैसे एक 3D स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है, ये जो है बायोमोलिक्यूल जो है ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं जनरली एंजाइम्स. ओके, ये स्पेशल टाइप के एंजाइम्स है जिनका स्पेशली काम है कैटलाइज करना, रिएक्शन के रेट को, स्पीड को बढ़ाना. चलिए हम आगे चलते हैं. देखिए मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम. एंजाइम नीड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी फॉर द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. ओके, फॉर एग्जाम्पल दे इंक्रीज, या हम उसको ऐसे कहेंगे एंजाइम्स जो होते हैं ये कैटलिस्ट है, अभी हमने देखा. और कैटलिस्ट क्या होते हैं? विच इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. तो ये इंक्रीज करते हैं यूजुअली यहाँ पर कैटलिस्ट. सो दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय मिनिमाइजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. ये कैसे होता है बताता हूं मैं आपको.
एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम करते हैं, ओके, बाय चेंजिंग द पाथ। तो एंजाइम जो एक कैटलिस्ट है, आप यहाँ पर इस जो है एक ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि ये जो फॉर एग्जांपल हम माल्टेज को ब्रेक करने वाले हैं, तो एंजाइम जो होता है, एंजाइम ये इसी माल्टेज को क्या करता है, अट्रैक्ट करके अपनी एक्टिव साइट में बाइंड कर लेता है। ये इसकी एक्टिव साइट है। ये देखिए यहाँ आकर ये माल्टोज जो है वो बाइंड हो गया है। यहाँ आने के बाद इसका ब्रेकिंग हो जाता है, फिर ये प्रोडक्ट बन गया ग्लूकोज, और एंजाइम एज इट इज बाहर निकल गया। देखिए, तो जो कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, रिएक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प करता है, लेकिन वो प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होता है, वो एज इट इज बाहर साइड में सेपरेट हो जाता है। मतलब वो रिएक्शन करके चला जाएगा, वो सिर्फ रिएक्शन को हेल्प करने के लिए आया है। तो एक्चुअली इट चेंजेस द पाथ ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन के पाथ को चेंज करता है, जिसको हम ग्राफिकली ऐसे शो करते हैं। जैसे ए और बी का रिएक्शन हो रहा है, तो जब भी न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं या कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर जो है, ये एनर्जी जो होती है एकदम बढ़ जाती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली होती है जब भी बॉन्ड ब्रेक होते हैं, बॉन्ड फॉर्म होते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, जहाँ पर ये बन रहा है ना कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन स्टेट। तो ये यहाँ से यहाँ आने के लिए, यानी ए बी को ट्रांजिशन स्टेट में ले जाने के लिए, यानी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी देना पड़ती है, एनर्जी लगती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें एंजाइम डाला जाए तो ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिलता है, मतलब ए प्लस बी प्लस ए बॉन्ड बी प्लस एंजाइम। तो हमको यहाँ पर ग्राफ ऐसे मिलेगा। तो आप देखेंगे इसका पीक छोटा है, मतलब ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, और ये ट्रांजिशन स्टेट। तो रिएक्टेंट में और ट्रांजिशन स्टेट में आप देखिए डिफरेंस कम है, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है और यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी कम है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट में अपना ए बी आया है, ये साथ में एंजाइम के लेकर आया है। तो एंजाइम जब किसी के साथ बाइंड होता है, तो वो उस रिएक्टेंट को, जो रिएक्टेंट हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं रिएक्शन के लिए, वो उस रिएक्टेंट को लेस स्टेबल बनाता है। लेस स्टेबल मतलब उसको कम एनर्जी लगेंगी यहाँ पर। ये देखिए आप, यहाँ पर उसको एनर्जी कम लगेंगी एक्टिवेशन एनर्जी में ले जाने के लिए, और इजीली वो प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब उसने पाथ चेंज कर दिया। पहले देखिए आप, यहाँ पर पाथ ज़्यादा था, बड़ा था, अब यहाँ पर छोटा है। क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू ट्रांजिशन स्टेट। और जो जितना जल्दी ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा, वो उतना जल्दी प्रोडक्ट बनाता है। और जल्दी ट्रांजिशन स्टेट में कौन जाएगा, जिसको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यानी ऊपर ले जाने के लिए ट्रांजिशन स्टेट में जो एनर्जी लग रही है, वो मिनिमाइज मतलब कम लगती है, वहां पर होता है। और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम किसको लगेगा, जो अनस्टेबल रिएक्टेंट रहेगा। तो यहां पर जो रिएक्टेंट था ए बी, वो थोड़ा सा स्टेबल था, तो इसलिए यहां पर अपने को एनर्जी ज्यादा देना पड़ी उसको ट्रांजिशन स्टेट में ले जाने के लिए। जबकि यहां पर जो रिएक्टेंट ए बी है, ये एंजाइम के साथ आ गया, तो यहां पर एनर्जी क्या लगती है, कम, लेस। वाई लेस, क्योंकि एंजाइम आकर रिएक्टेंट को अनस्टेबल बनाता है, मतलब वो ऑलरेडी रिएक्शन के लिए तैयार है। तो ये अनस्टेबल है, इसलिए आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। और उसको अनस्टेबल किसने बनाया, एंजाइम ने। तो ये एंजाइम आकर रिएक्शन के रेट को इस तरह बढ़ा देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखिए, अगर हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं, जैसा माल्टोस का किया ना अभी, तो एनर्जी लगती है 6.22 किलोजूल पर मोल। जबकि एंजाइम के साथ लेते हैं तो हम 2.14 किलोजूल, कम एनर्जी लगती है, इजीली वो कन्वर्ट हो जाता है। तो एंजाइम रिएक्शन के रेट को यानी स्पीड को बढ़ाते हैं। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पार्ट है यहाँ पर वो है विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स ये जो है हमारे बॉडी
में जो है ग्रोथ के लिए और उसके मेंटेनेंस के लिए ये काम में आते हैं। अगर विटामिन्स की कमी हो जाए बॉडी में तो हम बहुत सारी डिफिशियंसी में जा सकते हैं और बहुत सारे डिसीज में हम जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो व्हाट आर विटामिन्स? विटामिन्स आर द बायोमोलिक्यूल्स और द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल which helps in the maintenance and the growth of the body। तो ये विटामिन्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी पूरी के पूरे विटामिन सिंथेसाइज नहीं कर सकती हैं, कुछ प्लांट से हमको लेना पड़ते हैं, जो हम फूड थ्रू द डाइट हम उसको लेते हैं, जिसको हम एसेंशियल फूड बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम विटामिन्स बहुत ज़्यादा डिटेल में हमको नहीं दिया है, बहुत मतलब उसका बस जनरल हमको विटामिन्स के नेम, उसके ऑप्शनल नेम और उसका सोर्स और उसकी कमी से होने वाले जो डिसीज़ है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो हम उसको ऐसे और भी डिफाइन कर सकते हैं, दे आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन द डाइट इन स्मॉल अमाउंट, required in small amount to perform specific biological functions of the normal maintenance and optimum growth of the body। ओके, जैसे विटामिन ए बी सी आपने सुना है बहुत सारे। देखिए ये विटामिन ए का स्ट्रक्चर है, तो दे आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप देखेंगे इसमें पूरे कार्बन हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है और डबल बॉन्ड है, 4 डबल बॉन्ड है। तो ये स्ट्रक्चर आपको लर्न नहीं करना है, सिर्फ बताना है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कार्बन हाइड्रोजन वाला डेरिवेटिव्स है। ओके, तो विटामिन्स दे आर दी एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस एंड द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। कुछ हमारी बॉडी जो है सिंथेसाइज कर सकती है और कुछ हमको फूड के थ्रू उसको लेना पड़ता है, ठीक है। विटामिन्स को जो है 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, जैसे फैट सॉल्यूबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स। तो जितने भी विटामिन बी वाले हैं, एक्सेप्शनल B12, जितने भी विटामिन्स हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पर B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और C, मतलब ऑल विटामिन B and C, all B vitamins and C, they are known as water soluble vitamins। what are water soluble vitamins? water soluble vitamins जो होते हैं they easily absorb in the body and they can be exit from the body easily। जैसे विटामिन बी ग्रुप जितना भी रहेगा सब 1 2 3 5 6 जितने भी हैं, और विटामिन सी जितने भी हैं, इनको वाटर सोल्यूबल ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। ये अपने रेगुलर डाइट में मिलते हैं हमको इजीली और इजीली एक्सक्रीटेड इन दी यूरिन के थ्रू ये इजीली बाहर जा सकते हैं, इसलिए जो है यहाँ पर इसको वाटर सोल्यूबल कहा जाता है। तो दे आर इजीली सिक्रीटेड फ्रॉम दी बॉडी, एंड अगर ये एक्सेस में हो जाए हमारे बॉडी में तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, ये इसका बेनिफिट है। ओके, तो इसको आप याद रखेंगे, ऑल विटामिन बी एंड सी। और दूसरे जो होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, जैसे ए डी ई के, इसमें एक और ऐड करते हैं हम विटामिन पी, जो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, विटामिन पी। मैं इसको शॉर्ट में ऐसे बताता हूँ याद रखने के लिए, कपड़े। तो जितने भी यहाँ पर ये विटामिन के ए पी डी ई है, कपड़े, they are fat soluble vitamin। so vitamins are soluble in fats and oils but not soluble in water। okay, so our body cannot be excreted it easily, they stored in liver and adipose fat storing tissues के अंदर ये जमा होते जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया विटामिन जो है फैट सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल, और याद रखना इनको आसान है। ओके, हम आगे चलते हैं। ये विटामिन, उनके सोर्स और डिफिशियंसी, ये आपको यहाँ पर जो है लर्न करना है। जैसे विटामिन ए का सोर्स है
फिश, लिवर ऑयल, कैरेट्स, बटर एंड मिल्क। तो आप देखेंगे फिश जो एक कॉमन है जिसमें मैक्सिमम सभी विटामिन आ जाते हैं, तो ये याद रखना आसान है, अदर आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है आपके बॉडी में तो इससे जो डिसीज होता है वो है ज़ेरोप्थेल्मिया। ज़ेरोप्थेल्मिया क्या होता है? हार्डनिंग ऑफ कॉर्नी ऑफ द आई, जो आंखों की जो हमारे कॉर्निया है वो हार्ड हो जाता है। इसके सिम्टम ये है कि आंखें लाल हो जाना, उसके साइड में स्वेलिंग आ जाना, थोड़ा दिखने में आपको तकलीफ होना, ये सारी चीज़ें जो है विटामिन ए की कमी से होता है। ओके, नाइट ब्लाइंडनेस भी होती है इससे, ठीक है। तो ये डिसीज होता है विटामिन ए की कमी से। दूसरा है विटामिन B1, जिसका अनदर ऑप्शनल नेम है थायमीन, ये आपको याद रखना है, इसका स्ट्रक्चर आपको नहीं आएगा। इसका जो सोर्स है वो है यीस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, तो इसको ग्रीन वेजिटेबल्स याद रखिए आप, इजीली याद रहेगा। फिर वैसे एग वाइट, जो वाइट पार्ट होता है एग का, और लीवर, किडनी जो है इसमें ये इजीली मिलता है। इससे जो डिसीज होता है ये एग वाइट जो है B2 के लिए भी है और B1 के लिए भी है। ओके, अब यहाँ पर जो है जो डिसीज है विटामिन B2 की, सॉरी B1 की कमी से जो होता है वो है बेरी बेरी। ये आपने स्कूल में भी सुना होगा। लॉस ऑफ एपिटाइट और रिटार्डेड ग्रोथ, मतलब इजीली ग्रो नहीं होता है, बॉडी वीक होते जाती है, उसमें ग्रोथ नहीं होता है इजीली बॉडी के अंदर। ओके, सो इट इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द B1। नेक्स्ट वन इज विटामिन B2, जिसका ऑप्शनल नेम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 मिल्क, एग वाइट, लीवर वगैरह में ये विटामिन B2 हमको इजीली मिलता है। और इसकी कमी से जो होता है वो है चिलोसिस। चिलोसिस क्या होता है? ये माउथ और लिप्स में जो है ड्राइनेस आती है और ऐसे जख्म होते जाते हैं, ये उसका सिम्टम है, इजीली हम उसको पहचान सकते हैं, इसको चिलोसिस बोलते हैं। और स्किन में सेंसेशन आ जाता है, जलन होती है, ठीक है। तो ये इट इज़ ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B2। वैसे ही नेक्स्ट है विटामिन B6। इसके सोर्सेस है स्पेशली सीरियल्स, यॉक, एग यॉक जो होता है, मिल्क, यीस्ट, ये सब इसके सोर्स है। इसका नाम है पैराडॉक्सिन, इसका ऑप्शनल नेम यहाँ पर दिया हुआ है B6 का, पैराडॉक्सिन। इससे होता है कन्वोल्जन, जो कि एक डिसीज है। ओके, ये बॉडी में कन्वोल्जन मतलब एक टाइप का जो है कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं मसल्स के अंदर, और रैपिड रिलैक्सेशन हो जाता है उस मसल्स में, जिससे बॉडीली इम्बैलेंस होता है, लोग गिर जाते हैं और अनकॉन्शियस फील करते हैं। तो ये मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, कन्वोल्जन कहते हैं इसको, ठीक है। वैसे विटामिन B12 है जो मीट, फिश, एग वगैरह में इजीली मिलता है। इससे होता है पर्निकियस एनीमिया, मतलब RBCs जो होते हैं रेड ब्लड सेल, उसकी डिफिशियंसी आ जाती है हीमोग्लोबिन में, ठीक है। वैसे है विटामिन C, जो कि अनदर नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, और ये एक प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। इसको हम आगे केमिस्ट्री इन एवरीडे में पढ़ेंगे। इसका जो सोर्स है जो सिट्रस फ्रूट्स जैसे रहते हैं, आंवला है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, सिट्रस फ्रूट बहुत सारे आ गए अपने, ग्रेप्स हो गए, फिर उसके बाद जो है आपका जो है ऑरेंजेस हो गए, तो ये इसका सोर्स हो गया। इससे जो होता है स्कर्वी होता है, स्कर्वी मतलब ब्लीडिंग गम्स। ये जो है लिप्स और मसोड़ों वगैरह में जो है गम्स के अंदर जो है ब्लीडिंग होना शुरू होती है, इसकी पहचान है विटामिन C की कमी की वजह से ये होता है। ओके, विटामिन C अब ये रिपीट हो गया यहाँ पर, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। हम आगे चलते हैं विटामिन D, ये तो आपने स्कूल में भी पढ़ा है। जो लाइट होती है सनलाइट, उसमें विटामिन D होता है, सुबह की जो सूरज की रोशनी होती है। इसी तरह फिश में मिलता है, ये एग यॉक के अंदर होता है। इससे जो बीमारी होती है वो रिकेट्स, bone deformities in children, and osteomalacia means soft bone and joint pain in adults। तो जो हड्डियों का ग्रोथ अच्छे से नहीं होता है या जो दर्द होता है हड्डियों के अंदर जॉइंट्स वगैरह में, तो ये विटामिन D की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन E, ये वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह जो और जो है जर्म ऑयल, सनफ्लावर ऑयल्स, जनरली ऑयल से हमको विटामिन E मिलता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो इट इंक्रीजेस दी फ्रेगिलिटी ऑफ RBCs,
एंड मस्कुलर वीकनेस, जो मस्कुलर वीकनेस वगैरह आती हैं और आरबीसीज में जो कमी होती है विटामिन ई की वजह से होती है। विटामिन के, ग्रीन लीफी जितने भी वेजिटेबल्स है, हरे सब्जियां जितने भी है, उसमें विटामिन क्या होता है, इट इंक्रीजेस ब्लड क्लॉटिंग टाइम। अगर इसकी कमी हो जाए तो ब्लड जो क्लॉट है, जैसे हमको जब कट्स लग जाते हैं तो जख्म होता है, ब्लड निकलने लगता है, बाद में वो सूख जाता है। लेकिन अगर विटामिन के की कमी हो तो ये ब्लड जल्दी सूखता नहीं है, मतलब ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है, चलते रहता है। इस तरह विटामिन पी भी होता है, और भी न्यू रिसर्च में बहुत सारे हम, लेकिन यहाँ बेसिक हम देख रहे हैं। विटामिन पी का सोर्स और जो डिसीज वह सेम विटामिन सी की तरह होता है यहाँ पर। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा है वो यहाँ पर वो है वो न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स सेल वॉल, फिर अंदर सेल के डिफरेंट पार्ट्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म वगैरह, ये सब आप पढ़ते हैं, बेसिक चीजें आपको पता है। तो इसमें होता है न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड के अंदर होते हैं अपने डीएनए और आरएनए, विच आर दी रिस्पॉन्सिबल फॉर दी न्यू जनरेशन, फॉर दी heredity of the new generation. Now we are going to start nucleic acid. So every generation of each and every species resembles its ancestors in many ways. मतलब कोई भी जो जनरेशन होती है वो अपने एंसेस्टर्स, अपने जो है पूर्वज, अपने जो है ऊपर से जो उनकी जीनियोलॉजी आ रही है, उसके कैरेक्टर अपने अंदर जो रखती है, ये डीएनए की वजह से होता है। तो एक्चुअली जो अपना डीएनए है वो डीएनए कहाँ पर होता है, वो डीएनए सेल के अंदर होता है। ये सेल का आपको यहाँ पर एक 3D स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो सेल में होता है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के अंदर जो है होता है डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पर ये डीएनए के बारे में और आरएनए के बारे में, जिनको जो न्यूक्लिक एसिड फॉर्म में होता है, और न्यूक्लिक एसिड और डीएनए में आप कैसे डिफरेंस करेंगे। एक्चुअली डीएनए और आरएनए ये कंबाइन होता है प्रोटीन्स के साथ में, उसको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो उसका एक पार्ट है जो है न्यूक्लिक एसिड का, डीएनए एंड आरएनए। तो यहाँ पर हम दोनों को देखेंगे। तो इसके लिए हमको बेसिक ये देखना पड़ेगा कि ये सबसे पहले हेरिडिटी कैरेक्टर अपने अंदर रखता है डीएनए। मतलब एक इंसान से उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन उसके बच्चों में जो जाती है, मतलब उनका हाइट, कलर, उनके हेयर्स, ठीक है, और उनके जो हैबिट्स और बहुत सारी चीज़ें जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फॉर्म होती है, हेरिडिटी हम जिसको कहते हैं, तो वो डीएनए कैरी करके लेके जाता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ठीक है, तो ये सेल में प्रेजेंट होता है, और ये बायोमोलिक्यूल्स जो है न्यूक्लिक एसिड है यहाँ पर। ओके, जिसके अंदर दो टाइप हम देख रहे हैं, एक है डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और दूसरा होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए। ओके, तो यहाँ पर ये न्यूक्लिक एसिड एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जिनको बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। इसलिए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड लिंकेज बीच में आएंगे। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स में देखा था, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोला जाता था दो मोनोमर को जोड़ने के लिए। तो यहाँ दो न्यूक्लिक एसिड को जो जोड़ता है उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड लिंकेज रहते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ओके, नाउ वी विल सी द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए एंड आरएनए। तो यहाँ पर जो R स्टैंड कर रहा है वो राइबोज के लिए स्टैंड हो रहा है। डीएनए या आरएनए के अंदर जो A स्टैंड हो रहा है वो डीएनए और आरएनए में जो D स्टैंड हो रहा है, सॉरी D, ये डीऑक्सीराइबोज के लिए है, और आरएनए में जो R स्टैंड हो रहा है वो राइबोज के लिए। हालांकि दोनों राइबोज है, इसको डीऑक्सीराइबोज क्यों बोलते हैं बताता हूं मैं आपको। तो राइबोज अपना 5 कार्बन वाला था, आपको याद होगा 5 कार्बन वाला जो
कार्बोहाइड्रेट था, आपको याद होगा, CHO, CHOH, CHOH, CHOH एंड CH2OH। ये राइबोस था, आपको स्ट्रक्चर याद होगा जिन्होंने पहले का जो है लेक्चर देखा है, राइबोस। तो ये राइबोस के अंदर क्या होता है, इसका जो कार्बन है, कार्बन नंबर 4 जो है, कार्बन नंबर 4 ज्वाइन हो जाता है विथ कार्बन नंबर 1, 1 2 3 4। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4। ये 4 वाला देखिए ऑक्सीजन से, 4 वाले का ऑक्सीजन फर्स्ट वाले से कनेक्ट हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है, हैवर्थ स्ट्रक्चर, जैसे हमने ग्लूकोज का बनाया था हैवर्थ स्ट्रक्चर 6 मेंबर्ड, वैसे ही यहाँ पर राइबोस का भी बनता है हैवर्थ स्ट्रक्चर। ये 5 मेंबर्ड है जिसमें 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, ये साइक्लिक बन गया है। फिर ये OH का पोजीशन तो आपको पता है, मैंने बताया था, यहाँ स्ट्रक्चर में OH राइट साइड में आता है, ठीक है। ये 1 पे भी OH कहाँ से आएगा, ये O और ये यहाँ का H ऊपर चला जाएगा तो ये भी OH बन जाएगा। तो कार्बन नंबर 1 पे जो OH है वो राइट साइड में, इसलिए उसको किधर लिखते हैं यहाँ पर, सॉरी लेफ्ट साइड में जाएगा तो उसको हम लिखेंगे, क्योंकि बीटा वाला है ना, बीटा वाला मतलब ऊपर, और अल्फा वाला रहा तो OH किधर रहता है, नीचे, याद होगा आपको। और बीटा वाला बोले तो OH किधर जाता है, ऊपर स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर ऊपर है मतलब ये कौन है, बीटा, ओके। तो ये बीटा डी राइबोस हो गया, क्योंकि राइबोस से बना है ये वाले से, इसलिए राइबोस। बीटा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि OH कहाँ पर है, ऊपर है ये वाला, ओके। और डी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वाला OH जो है, हम सेकेंड लास्ट वाला OH राइट साइड में है तो क्या बोलते हैं, कैपिटल डी। ये भी मैंने आपको बताया था, इसके लिए आप जो है कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर वाला वीडियो देखिए, ओके। तो ये बन गया बीटा इसलिए कि फर्स्ट वाला OH ऊपर है, डी इसलिए कि सेकेंड लास्ट वाला OH राइट साइड में आता है, और राइबोस 5 मेंबर है इसलिए। सेम बीटा डी राइबोस। अब बीच में यहाँ पर ऐड हुआ है 2-डीऑक्सी, ये RNA के लिए, 2-डीऑक्सी, सॉरी DNA के लिए, बीटा डी 2-डीऑक्सी राइबोस, ये RNA का लिए मॉलिक्यूल हो गया। अभी कंप्लीट RNA नहीं बना है, अभी उसका सिर्फ शुगर वाला पार्ट आया है, राइबोस। तो ये राइबोस है इसलिए RNA, और ये डीऑक्सी राइबोस है इसलिए DNA का पार्ट है ये, अभी DNA कंप्लीट नहीं बना है। तो इसको डीऑक्सी क्यों बोलते हैं, तो आप देखेंगे 2 नंबर पर लिखा हुआ है डीऑक्सी। तो एक्चुअली ये 2 नंबर के ऊपर देखिए आप, ऑक्सीजन नहीं है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो 2 पे ऑक्सीजन एब्सेंट है इसलिए डीऑक्सी, डी मतलब रिमूव किया है, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सी, तो उसको रिमूव किया है डीऑक्सी, तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो ये डिफरेंस रहेगा बेस। तो अभी हम सिर्फ बेस के बारे में देख रहे हैं कि जो DNA RNA में बेस होता है वो यहाँ पर राइबोस होता है और यहाँ पर डीऑक्सी राइबोस होता है, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो DNA और RNA होते हैं तो इसमें 3 पार्ट होते हैं न्यूक्लिक एसिड के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। मैं इधर आगे चल के पहले आपको ये बता देता हूं। ये वाला जो पार्ट है ये शुगर है, जिसको अभी हमने देखा है, शुगर पार्ट। सेकेंड पार्ट होता है इसमें बेस, जो कि कहां लगा होता है, कार्बन नंबर 1 पे। और 5 नंबर पे लगा रहता है फॉस्फेट ग्रुप PO4, उस पर 2 माइनस चार्ज, क्योंकि किसी से कनेक्ट होगा, ये 1 माइनस चार्ज, ये 1 माइनस चार्ज, ओके। तो इसको बोलते हैं शुगर, ये मिडिल वाला जो पार्ट है शुगर, इसको बोलते हैं बेस, और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं फॉस्फेट। शुगर फॉस्फेट बेस का लिंकेज होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, ओके। तो DNA और RNA दोनों में सेम होता है ये, ओके। चलिए हम वापस आ जाते हैं। तो हमने अभी शुगर वाला पार्ट देख लिया, ये वाला पार्ट हो गया है अपना। अब हम कौन सा पार्ट देख रहे हैं, अब ये बेस कौन कौन से रहते हैं यहाँ पर,
तो यहाँ पर बेस जो है 5 टाइप के होते हैं, 5 टाइप के यहाँ पर बेस यूज होते हैं। ये ऊपर वाले जो 2 बेस दिख रहे हैं आपको, ये और ये, इनको प्यूरीन बेस बोलते हैं। और ये नीचे वाले जो बेस आपको दिख रहे हैं 3, इनको पिरिमिडिन बेस बोलते हैं। प्यूरिन एंड पिरिमिडिन बेस। प्यूरिन बेस क्या होता है? प्यूरिन बेस होता है एक 6 मेंबर्ड रिंग, और एक 5 मेंबर्ड रिंग। मैं फिर से ड्रॉ करता हूं, ठीक से ड्रॉ नहीं हुआ ये, क्लियर होना जरूरी है। यहाँ पर स्पेस है अपने पास, हम यहाँ बनाते हैं इसको। ओके, सी, दिस इज a 6 membered ring. This is 5 membered ring. This is called purine. ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट एलिमेंट, कार्बन नाइट्रोजन है, इसका स्पेशल नेम है प्यूरीन। तो ये प्यूरीन बेस से बने हैं। तो यहाँ प्यूरीन में क्या किया है आप देखिए, सिर्फ इस कार्बन के पास से डबल बॉन्ड निकाल के लगा दिया है कार्बोनिल ग्रुप एक, और यहाँ पर हम एक कार्बन यहाँ पर बनाना भूल गए, होता है वो ऐसे। तो ये वाले कार्बन के पास कौन आ गया है? दिस NH2 ग्रुप। तो नेम चेंज बन गया ग्वेनाइन, इसका डेरिवेटिव है। ये एक बेस है। बेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन कंटेन्स लोन पेयर, लोन पेयर जिनके पास होते हैं दे आर लेविस बेस, वी नो दैट दे आर द लेविस बेस। तो ये ग्वेनाइन बेस बन गया है एक, इसको G से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या किया इसमें? प्यूरीन के इस कार्बन के पास यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप लगा दिया है और यहाँ पर NH2 ग्रुप लगाया है। ओके, दूसरा, इसी प्यूरीन को अगर आप यहाँ ऊपर NH2 ग्रुप लगाते हैं, ये वाला, और बाकी सेम एज इट इज, नो प्रॉब्लम, बाकी स्ट्रक्चर पूरा सेम है, कार्बन को शो नहीं किया हमने प्यूरीन में, देखिए आप। तो इसका नाम एडिनाइन है। तो ये 2 बेस हो गए, ठीक है। तो डीएनए के अंदर दोनों प्रेजेंट है, प्यूरीन वाले दोनों प्रेजेंट रहेंगे डीएनए के अंदर। मतलब वो जो बेस का हमने 3 बताया ना, फॉस्फेट शुगर बेस लिंकेज, तो बेस की जगह पर ग्वेनाइन भी आ सकता है और जो है एडिनाइन भी आ सकता है इधर, सॉरी ये इधर है एडिनाइन और ग्वेनाइन। और नीचे वाले जो 3 बेस आपको दिख रहे हैं, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल, ये आए हैं पिरिमिडिन बेस से। पिरिमिडिन बेस ऐसे होता है कि आप जो ऊपर वाला प्यूरीन था ना, उसका 5 मेंबर वाला आप निकाल दीजिए बस, तो ये बन गया प्यूरीन बेस, पिरिमिडिन बेस, पिरिमिडिन। तो पिरिमिडिन बेस में अगर हम यहां पर NH2 लगाते हैं एक, तो बन गया साइटोसिन। अगर आप यहां पर एक CH3 ऐड कर देते हैं और ऊपर CO लेते हैं, ऊपर CO और यहां पर CH3, तो बन गया थायमिन बेस। और अगर आप इसमें ऊपर CO रखते हैं लेकिन यहाँ का CH3 निकाल देते हैं, यहाँ CO लेते हैं, इधर एक CO इधर एक CO, यानी कार्बोनिल ग्रुप, तो वो बन गया यूरासिल बेस। तो डीएनए के अंदर साइटोसिन होता है और थायमिन होता है, मतलब यूरासिल एब्सेंट है, यूरासिल डीएनए में नहीं आएगा। आरएनए के अंदर एडिनाइन, ग्वेनाइन दोनों रहेंगे, और नीचे वाले में क्या रहेंगे? उसमें साइटोसिन एंड यूरासिल, इसमें थायमिन एब्सेंट है। ओके, ये आरएनए के हो गए। तो ऊपर वाले एडिनाइन और ग्वेनाइन ये डीएनए में भी प्रेजेंट है और आरएनए में भी प्रेजेंट है। नीचे की जो 3 बेस है, तो डीएनए में यूरासिल नहीं होता है, नॉट
इन डीएनए, और आरएनए में थायमिन एब्सेंट होता है, नॉट इन आरएनए। ओके, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं हम। ये देखिए, ये बेस यहाँ पर आएगा, जो हमने 5 बेस बताया उसमें से कोई एक यहाँ पर आएगा बेस, और यहाँ पर जो CH2OH ग्रुप था अपने बेस का, शुगर का, जो 5th वाला हमने बनाया था, 5th वाला ये वाला देखिए, ये जो CH2OH ग्रुप है डीएनए या आरएनए दोनों में, तो वहां पर ये OH हट जाएगा और ये फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा। तो ये बन गया है अभी अपना पूरा न्यूक्लियोटाइड। तो स्ट्रक्चर ऑफ ए रिप्रेजेंट्स न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मीन्स शुगर एंड बेस, ये हो गया न्यूक्लियोटाइड, सॉरी न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? शुगर एंड बेस। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? फॉस्फेट शुगर बेस, कंप्लीट। तो ये पूरा हो गया न्यूक्लियोटाइड, और ओनली शुगर बेस बताया तो न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड ओनली शुगर एंड बेस, न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट शुगर बेस, तीनों आएगा। ओके, तो ये लिंकेज आपको पता चल गया है। यहाँ पर इसको पेंटोस भी बोलते हैं अपने शुगर को, क्योंकि 5 कार्बन वाला है ना, पेंटोस। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना स्ट्रक्चर सिस्टमेटिकली आ गया। देखिए, फॉस्फेट शुगर बेस, इस तरह से ये एक न्यूक्लियोटाइड तैयार होता है। फिर एक न्यूक्लियोटाइड ये कंप्लीट, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये चलता रहेगा सिलसिला ऐसे नीचे। इससे बनता है अपना न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर से बनता है अपना डीएनए और आरएनए का लिंकेज। तो ये देखिए, ये पहला यूनिट और ये दूसरा यूनिट एक दूसरे से यहाँ पर जुड़ गए। तो अब ये कैसे जुड़े? देखिए, कार्बन नंबर 1 पे तो हमेशा बेस आएगा, अपने को पता है। कार्बन नंबर 1 पे बेस आ गया, ये 2 3 4 5। कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट आकर जुड़ता है, और ये कार्बन नंबर 3 का जो फॉस्फेट है वो दूसरे यूनिट के कार्बन नंबर 5 से कनेक्ट हुआ, यहां पर देखिए। फिर वैसे ही इसका कार्बन नंबर 3 नेक्स्ट वाले के कार्बन नंबर 5 से कनेक्ट होगा, और ये चेन तैयार होते जाएंगी आगे, जिससे पूरा हमारा स्ट्रक्चर तैयार होता है। इस तरह से ये नीचे चला जाएगा। ओके, तो ये देखिए, बेस शुगर फॉस्फेट पहला यूनिट, फिर फॉस्फेट दूसरे शुगर से कनेक्ट हो गया, बेस फॉस्फेट शुगर, इस तरह ये चलता रहेगा, जिसको हम ऐसे शो करते हैं। ये यहाँ पर बताया। देखिए, तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, हमने प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखा था, अल्फा हेलिक्स बना था, तो इसमें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, मैं यहाँ येलो कलर से इसको बताता हूँ कि ये एक जो जा रहा है, ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, दिस वन, ये येलो वाला देखिए। और उसी के साथ कॉइलिंग में दूसरा हेलिकल स्ट्रक्चर जा रहा है, यहां पर मैं इसको रेड कलर से बताता हूं, ये देखिए आप। तो ये जो येलो वाला जो जा रहा था, आपने देखा नीचे, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये ऐसा, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, शुगर फॉस्फेट बेस शुगर फॉस्फेट बेस शुगर फॉस्फेट। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब पूरा पॉलीमर, एक येलो वाला। फिर दूसरा पॉलीमर रेड वाला, मतलब ये एक अलग रेड वाला, और ये दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड येलो वाला, ऐसे दो है। और ये दोनों पॉलीमर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ बेस, मतलब इसका बेस ऊपर वाले के बेस से कनेक्ट होगा। ये यहाँ एक बेस है, ये बेस आपस में मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। फिर इसका बेस और इसका बेस, ये इसका बेस और इसका बेस, ये इस तरह से कनेक्शन करेंगे, तो दोनों पॉलीमर एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो इनकी जो कनेक्शन है वो भी स्पेसिफिक है, वो आपको याद रखना है। जैसे जी और सी, यहाँ आप देखेंगे ग्वेनाइन एंड साइटोसिन एक दूसरे से कनेक्ट हुआ है यहाँ पर। ये मैं यहाँ पर उसको ऐसे बताता हूँ, ये देखिए आप। ओके, यहाँ पर
ब्लू कलर देखिए बताता है किसको, साइटोसिन को। ये ब्लू कलर देखिए साइटोसिन, ओके। और ग्रीन कलर ग्वेनाइन, ये वाला। तो ग्वेनाइन और जी सी एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, जी एंड सी। तो ये देखिए ब्लू और ग्रीन, जी एंड सी एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, ओके। येलो कौन है, एडिनाइन। और यहां पर जो है रेड कौन है, थायमिन। तो थायमिन और एडिनाइन, एटी, ये देखिए रेड और येलो। तो ये एटी यहां पर कनेक्शन हुआ है। तो ऐसे बेस के यहां पर क्या होते हैं, कॉम्बिनेशंस एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। देखिए जीसी आया है, फिर एटी आया है, फिर टी एटी जीसी, इस तरह से यहाँ पर जो है लिंकेज तैयार होते जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से बेस एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और दोनों पॉलीमर एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और बनेगा डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स। मैंने बताया ना, एक हेलिक्स और दूसरा हेलिक्स कॉइल हो गए, तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इसको कहा जाता है। और आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है, ऐसे सिंगल, ओके। सो ये डिटेल्स यहाँ पर जो है आप उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि आरएनए के अंदर जो है ना, आरएनए सिंगल हेलिक्स एक ही होता है, ऐसे आरएनए। तो यहां पर जो है आरएनए में 3 आरएनए होते हैं। एक होता है एमआरएनए जिसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, और टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए। एक्चुअली ये जो आरएनए होते हैं ये हेल्प करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, ये डीएनए को बनाने के लिए हेल्प करते हैं। मतलब क्या होता है, जो राइबोसोमल आरएनए है इसके पास यहां पर तैयारी होती है डीएनए की, और डीएनए की जो कॉपी बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन बोलते हैं उसको, जहां डीएनए का कॉपी तैयार होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने वाला है, पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में, तो उसकी वहां तैयारी होती है। तो ये राइबोसोमल आरएनए जो होता है ना, यहाँ पर सिंथेसिस होता है इसका, और उसके लिए वो मैसेंजर आरएनए जो रहता है, मैसेंजर आरएनए, वो उसको कॉल करता है, मतलब उसको अट्रैक्ट करता है। और उसको लेकर कौन आता है, टीआरएनए, ट्रांसपोर्ट आरएनए। ये सब केमिकल के कॉम्बिनेशंस होते हैं एक दूसरे से। mRNA calls up, tRNA transport it, और राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज इट, और वहां तैयार होता है डीएनए का कॉपी। इस तरह से ये आरएनए है और ये डीएनए है। ये सिंगल हेलिक्स है आरएनए, और ये कौन है, ये डबल हेलिक्स है। इस तरह से इसमें बॉन्डिंग है बेसिस की, जो मैंने अभी बताया आपको। इस तरह से ये जो है तैयार होते हैं। तो यहाँ पर था ये शॉर्ट में डीएनए और आरएनए के बारे में। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में इसका प्रॉपर्टीज़ और डिटेल्स नहीं है, इसको बायो में आपको ये डिटेल्स आएंगी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो है हम इसको आगे बढ़ाते हैं। जो एक पार्ट है हार्मोन्स, लास्ट पार्ट है इस टॉपिक का। हार्मोन्स आर द मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स। ये मैसेज लेकर जाते हैं, मैसेज कैरी करते हैं बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड जिसको कहा जाता है। हमारे बॉडी में कुछ स्पेशल ग्लैंड्स, कुछ पार्ट्स है जो हार्मोन सिक्रीट करते रहते हैं। हमारे बॉडी, ब्रेन उसको ऑर्डर देता है वो सिक्रीट करने के लिए। तो ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं वहाँ पर, और मैसेज को कैरी करते हैं, ठीक है। इनके डिफरेंट नेचर और डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जैसे एग्जांपल स्टेरॉइड्स होते हैं, तो ये एस्ट्रोजिन एंड एंड्रोजिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही इंसुलिन होता है, इंसुलिन ये कौन सिक्रीट करता है, पैनक्रिया। जिसको एंडोर्फिन्स, इंसुलिन एंड एंडोर्फिन्स,
तो ये पैनक्रिया जो है हमारा जो है इसको सिक्रीट करता है। इस तरह जो है जो है एपिनेफ्रिन और नॉरपिनेफ्रिन, ये दो हार्मोन्स है। ऐसे ही जो है हमारे बॉडी में बहुत डिफरेंट टाइप के जो हार्मोन्स है जो बॉडी उसको रिलीज करती है और उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो ये आप इसको यहाँ पर डिटेल स्टडी कर सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको याद रखने के लिए ऐसे बताता हूँ। यहाँ पर ज़रा इसको ध्यान से देखिए ये एक हार्मोन है इम्पॉर्टेंट जो थायराइड हमारा सिक्रीट करता है, थायरॉक्सिन, जो कहाँ से सिक्रेट होते हैं, थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। ये जो है क्या काम करते हैं, ये जो थायरॉक्सिन जो रहता है हमारा, ये ऑक्सीजन एक्सचेंज रेट को मेंटेन करता है। ऑक्सीजन एक्सचेंज रेट जो हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग हम जो लेते हैं ना, तो ये इसमें हेल्प करता है। इसमें डिसऑर्डरनेस आने से लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, मतलब ऑक्सीजन प्रॉपरली वहाँ पर कैरी नहीं होता है, थायरॉक्सिन का जो है सिक्रीशन बराबर नहीं होता है थायराइड ग्लैंड में से, तो वो उनको एक प्रॉब्लम वहाँ पर हो जाता है। इसी तरह जो है आपको मैंने अभी बताया पैनक्रिया, ये एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करता है, इंसुलिन एज वेल एज ग्लूकागॉन, ठीक है। तो ये इंसुलिन सिक्रीट करने का इसका पर्पस क्या है, इट मेंटेन्स दी शुगर लेवल, ये शुगर लेवल मेंटेन करता है ये हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर, पैनक्रिया इसको सिक्रीट करता है। ये इम्प्रॉपर होने से लो शुगर और हाई शुगर के प्रॉब्लम्स आते हैं, आप जो सुनते हैं। इस तरह के इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, जो दो टाइप के हार्मोन्स है जो हमारे बॉडी में होते हैं। जैसे मेल्स के अंदर टेस्टीज में से निकलते हैं ये एंड्रोजिन एस्ट्राडायोल, तो ये सेकेंडरी सेक्स हार्मोन्स डिफ्रेंशिएशन के लिए यूज होते हैं मेल्स में, ठीक है। तो ये जो हार्मोन्स है ये सेक्स हार्मोन्स है जो टेस्टिस से निकलते हैं मेल्स में। वैसे ही ये यहाँ पर ओवरी में यहाँ पर एस्ट्रोजिन एंड प्रोजेस्टेरॉन फीमेल्स के अंदर होते हैं, फीमेल्स के लिए। तो ये फीमेल्स इसको सिक्रेट, फीमेल्स के अंदर ये जो है सेक्स रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजिन एंड प्रोजेस्टेरॉन्स। मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो और भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, जैसे लीवर में IGF वगैरह होता है, इस तरह थाइमस में होता है हाइमोपोलिन या प्रोटीन, सॉरी। तो यहाँ पर ये जो है इसी तरह स्टमक में होते हैं हमारे हिस्टामाइन, जो एसिडिटी वगैरह को मेंटेन करते हैं हार्मोन्स। फिर एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन हार्मोन्स होते हैं जो एड्रिनल यहाँ से जो है ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, जब हम नर्वस होते हैं, गुस्से में आते हैं, तो ये बॉडी को हमारे बैलेंस करने के लिए ये जो है सिक्रीट करता है ये। तो ये डिफरेंट हार्मोन्स है, इनके अलग अलग फंक्शंस है। हार्मोन्स आर दी प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट हार्मोन्स, ये याद रखना है आपको। ये हेल्प करते हैं हमारे बहुत सारे फंक्शंस बॉडी के कैरी करने के लिए। तो इसको आप अच्छे से रीड कीजिए। बायोकेमिकल टॉपिक जो है बिल्कुल बायोलॉजी की तरह है, इसको लाइन टू लाइन रीड करना चाहिए। ईच एंड एवरी लाइन शुड बी क्लियर, ईच एंड एवरी वर्ड शुड बी क्लियर टू यू, ओके। तो यहाँ पर हम इसको स्टॉप करते हैं। इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स और एडवांस कुछ पॉइंट्स रहेंगे JEE से रिलेटेड वगैरह, तो हम उसको जो है कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट एक स्पेशल वीडियो के अंदर, ओके। तो यहाँ पर ये बायोमोलिक्यूल कंप्लीट हो गया है, ओके। थैंक यू।